पंचायत राज में पंचायतीकरण जरूरत नहीं होती सरकार में। पंचायत राज और स्थानीय निकाय जो है ये अपना आप में सरकारें होती है। स्थानीय निकाय और पंचायत राज स्वायत्त शासन होता है इनमें। और राजीव गांधी जी ने जो अमेंडमेंट किए थे, अब कानून के अंतर्गत इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन पोस्टपोन करने की बातें कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। फुल मजा रखी है राजस्थान भर के अंदर। इसका खामियाजा भी मैं मुख्यमंत्री भजन लाल को कहना चाहूँगा, आपको अभी सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार किसी सरकार ने पंचायतों को तोड़फोड़ करके पुनर्गठन नहीं किया जो आप करवा रहे हो। अशोक गहलोत जी बता दें कि क्या उनके दिमाग में उस समय पंचायती राज नहीं था, निकाय नहीं था, केवल चुनाव जीतने के लिए आपने किसी धर्म विशेष के वोट मिल जाएं, कुछ क्षेत्रों के वोट मिल जाएं, इस कारण से बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी मापदंड के आपने जो परिसीमन किया था, अगर उसको सही मानते हो, यहाँ वर्तमान की सरकार एक नियम कानून मापदंड और उस सब के आधार पर अपने परिसीमन कर रही है। प्रशासन को सिर्फ निर्देश है कि इन सब की परिधि में ही परिसीमन को किया जाए। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में पंचायत राज की व्यवस्थाएं पंचायतों से चलती हैं और प्रदेश में इन दिनों पंचायत पुनर्गठन का काम चल रहा है। यूं तो लोकल बॉडीज का भी चल रहा है, चुनाव भी होना है, लेकिन इसको लेके सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। यूं तो राजस्थान का पारा चढ़ा हुआ ही, लेकिन सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि जनता की तकलीफ और जनता की मांग उसको नजरअंदाज करके अपना एजेंडा थोपना चाहती है सरकार। उस सरकार का कहना है, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने पंचायतों के नाम पर बड़ा खेला किया। कहीं पे 500 और कहीं 8000, कहीं एक रुपया दिखाई नहीं दी। अब जरूरत पड़ी है मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश के अनुसार अब ये किया जा रहा है और पंचायत पुनर्गठन का काम चल रहा है। लेकिन इसी काम के साथ साथ सियासी रंगत भी दिखाई दे रही है। तो क्यों आपत्ति है? पहले बीजेपी ने आपत्ति जताई जब कांग्रेस सरकार में थी, अब कांग्रेस आपत्ति जता रही जब भाजपा सरकार में। तो चले हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीबी यादव साहब कांग्रेस से हैं, कृष्ण कुमार जानू साहब भाजपा से हैं, हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ हैं। योगेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा। नया कोई भी इसे हम एक तरह से यूं देख के चलते हैं कि कोई रिफॉर्म हो रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है और सियासी पैरामीटर्स अपने होते हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पहले पंचायतों का पुनर्गठन हुआ तो बीजेपी को आपत्ति थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट में है और ये जब सरकार कर रही है तो कांग्रेस को आपत्ति है। आपत्ति की वजह क्या है और क्या वास्तव में जनता की जो परेशानी है या फिर उनके विचार है उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, पुनर्गठन और परिसीमन क्योंकि शहरी निकाय हैं उनका भी चल रहा है और पंचायत राज की जो संस्थाएं हैं उनका भी पुनर्गठन चल रहा है, ग्राम पंचायत का खासकर। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का आरोप लगाया, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी ट्वीट कर चुके हैं एक्स पर कि किस तरह से निर्ममता से इन वार्डों को बदला जा रहा है। 10 किलोमीटर दूर तक शहरी क्षेत्र से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो एरियाज हैं उनको निकायों में जोड़ा जा रहा है, जबकि डेवलपमेंट बीच की जो दूरी है वो काफ़ी इतनी दूरी है कि लोगों को काफ़ी परेशानी आएगी। यानी शहरी क्षेत्र से उन्हें जोड़ने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं अगर बात करें, क्योंकि आज भी जानू जी यहाँ पर बैठे हैं, बीजेपी की जो अहम बैठक थी, आज सीमा क्षेत्र के जो विधायक और अन्य जो नेता हैं उनको भी इस बैठक के लिए बुलाया गया था और जो जिले की जो समितियां बनी हुई हैं उनको भी बुलाया गया था। आपत्ति के लिए लोग भी वहां पहुंच गए थे। लोगों की आपत्ति यही थी कि जो उनकी ग्राम पंचायत है, जिस तरह से एक ग्राम पंचायत में 3 छोटे गांवों को ऐड किया गया और ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर वहां बनाया गया, उसे बदला जा रहा है। आज से 10 किलोमीटर की दूरी उसकी कर दी गई है। तमाम आपत्तियां हैं, दोनों तरफ से ही हैं। कांग्रेस भी उस चीज को बना रही है, बीजेपी भी कर रही है कि पिछली बार जब सत्ता में कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने भी यही किया था, बीजेपी भी अगर यही कर रही है। लेकिन देखना जनता की तरफ होगा कि जनता को वाकई में क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि ये जो तमाम चीजें चली है, जिलों की जो प्रक्रिया खत्म हुई, जिलों को जो खत्म किया गया तो उसके बाद से ही तमाम चीजें आई। पिछली बार भी आपने देखा कि जिस तरह से निगम बना दिए गए थे, निगमों के बाद तुरंत कहा गया था कि लोगों को जनप्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन वाकई इसका जो रिजल्ट था कोई ज्यादा खास अच्छा रहा नहीं। चाहे तीनों नगर निगमों का आप आकलन कर लीजिए,
ऐसा ही क्योंकि जनता से जब आप आपत्ति और सुझाव लेते हो तो उसके बाद ही जो पुनर्गठन की एक प्रक्रिया है, जो हालांकि वो सरकारी स्तर पर उसको कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन अब कैबिनेट सब कमेटी उसका फैसला क्या लेती है और लोगों की आपत्ति सुझाव पार्टियां अपने अपने स्तर पर ले रही हैं, लेकिन आपत्ति तो है। लेकिन अब किस तरह से अब आगामी जो चुनाव होने हैं उस चुनाव में किस तरह से सरकार लोगों को बता पाएगी कि ये जो आपत्तियां थी उनको किस तरह से निस्तारण किया गया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं सीबी यादव साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मैं आपत्ति पॉलिटिकल है या वास्तव में पब्लिक की है? दूसरा, जब आपने बनाए थे तो उस वक्त आप लोगों ने कहा था कि जरूरी है, लेकिन बीजेपी ने उसमें आपत्तियां जताई थी। अब बीजेपी पुनर्गठन कर रही है तो आप लोग आपत्तियां जता रहे हैं। सबसे बड़ी आपत्ति पॉलिटिकली और पब्लिकली से ज़्यादा कानूनी और संवैधानिक है। जो संविधान के भीतर जो पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, तो वो इसीलिए तो दिया था ताकि पंचायतों या जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है उस पर राज्य सरकारों का निरंकुश प्रहार ना हो सके, उनको एक सुरक्षा कवच दिया गया। जो पंचायती राज एक्ट है और नगरीय निकाय अधिनियम है हमारा 1994 का, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि 20 साल से पहले परिसीमन नहीं होगा और नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन होगा, और परिसीमन का उद्देश्य प्रशासनिक होगा। ये तीन चीजें बहुत क्लियरली है। तो पहला तो कानूनी और संवैधानिक ही है। 2019 के भीतर परिसीमन हुआ क्योंकि 20 साल बाद हुआ ये परिसीमन, और 2019 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनगणना के नए आंकड़े जारी नहीं हुए। तो परिसीमन किसके आधार पे कर रहे हो? 2011 के बाद तो बहुत सारा माइग्रेशन हो जाता है, बहुत सारी जगह हो जाता है, तो आपका परिसीमन का आधार है क्या? क्योंकि परिसीमन की पहली शर्त तो नई जनगणना है, नई जनगणना के आंकड़े तो आए नहीं है। तो तकनीकी और कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से ही ये बिल्कुल गलत कदम है कि आप क्यों करवा रहे हो परिसीमन, इसका उद्देश्य क्या है? मान लीजिए कि आप अभी हुई नहीं है, अभी तो हाँ सरकार ने मनसा जाहिर की है कि कराएंगे हम। तो मैं अब इसमें 2 पॉइंटों को दे रहा हूं इसमें, पर इनके जो आदेश है उसमें पहला पॉइंट है कि 15% विचलन कर सकते हैं ये, मतलब जो 2011 की जनगणना में 15% कम या 15% बढ़ा सकते हैं, मतलब 30% का गैप कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने तो इस 30% की लिमिट को भी बहुत कुछ कर दिया हो, तो 30% का मतलब हो गया 1/3 में कुछ भी कर सकता हूं। मान लीजिए किसी की जनसंख्या 2000 है तो मैं उसे 3000 दिखा सकता हूं, क्योंकि ये मेरा डिस्क्रिशनरी पावर आ गया। पहला तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि परिसीमन ऐसा होगा जो विधानसभा और जो लोकसभा की जो यूनिट है और जो जिले हैं उनको एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में क्रॉस नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभाओं का परिसीमन हो जाएगा, तो इस परिसीमन का तो कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ओवरलैप हो जाएगा। तो पहली चीज तो तकनीकी तौर पर ही गलत है। दूसरा, परिसीमन के लिए चूंकि प्रशासनिक काम होता है, जबकि इनके यहाँ परिसीमन कौन कर रहा है? ओटीएस के अंदर बैठ करके 3 ऐसे लोग जो खुद चुनाव हार चुके हैं, जिनका कोई राजस्थान की न कोई मंत्रिमंडल के सदस्य है न कोई सरकार का हिस्सा है, वहां बैठ करके वो निर्देश दे रहे हैं। वहां से सारा खेल चल रहा है कि कैसे ये कांग्रेस का सरपंच है, इसको कैसे साइड में करके 10 किलोमीटर दूर जोड़ा जाए, ये फला का जनप्रतिनिधि है। पूरा खेल जो चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है कि जो एक जनप्रतिनिधि क्षेत्र के भीतर सालों की मेहनत करके उभरता है, उसकी राजनीति को कैसे खत्म किया जाए, ये सारा का सारा खेल यहाँ वापस चल रहा है। वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं कृष्ण कुमार जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, अभी आपने सुना सहमत का खेल में तब्दील होता जा रहा है ये मैटर। सहमत मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कराया तो आपका ऑब्जेक्शन, आप जब करा रहे हैं तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन। अभी सीबी यादव साहब कह रहे हैं कि नई जनगणना होगी उसके आधार पर करना चाहिए था, और इनको डाउट है कि केवल एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत करवाया जा रहा है ताकि कुछ लोगों को दरकिनार किया जाए, कुछ लोगों को एक रास्ता दिखाया जाए। देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस आपत्ति कर रही है या आरोप लगा रही है, इसको जनता समझ रही है। और रही बात कि हम परिसीमन कर रहे हैं या पुनर्सीमांकन कर रहे हैं, अब इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है और कांग्रेस को संदेह है। तो देखो, जो आशंकाएं होती हैं उनका इलाज तो लुकमान हकीम भी नहीं कर पाता था। सीकर का एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। सीकर के सभापति हैं दूसरी बार जीवन खां जी। जिस वार्ड से वो जीत कर आते हैं वोटों की संख्या है 8000, और सीकर में ऐसे बहुत से वार्ड हैं नगर परिषद में जिनके वोटों की संख्या 4000, 5000 और 6000 के बीच में। तो अगर हम उनका पुनर्सीमांकन कर रहे हैं तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? कांग्रेस ने जो एक स्ट्रेटेजी बनाई थी
कि वोट बैंक के एरिया में वार्डों के वोटों की संख्या कम रखी और बाहरी क्षेत्र में बड़ी रखी, हम उसको अगर समानता के साथ, पारदर्शिता के साथ 10 से 15% की फ्लेक्सिबिलिटी पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, तो यह आपत्ति है या आरोप है? कांग्रेस के बहुत से आरोप हैं कि निर्देश ओटीएस से जारी हो रहे हैं। अरे भाई, ओटीएस से जो निर्देश जारी हो रहे हैं वो तो उन लोगों को जो इस काम में लगे हैं मदद करने के लिए हैं। मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी भी तो निर्देश देती थी, किस हैसियत से देती? राहुल जी भी तो फैसले फाड़ते थे, किस हैसियत से फाड़ते थे? और अब तो प्रियंका जी भी निर्देश देती हैं। वास्तविकता यह है, कांग्रेस अपने घर की जो परंपरा है वही सिस्टम भाजपा में देख रही है, जबकि भाजपा की वास्तविक स्थिति यह है कि पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव के सारा काम हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में दूरी को ध्यान रखा जाएगा, बीच में पहाड़ आ रहा है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले के दूरस्थ जो गांव हैं उनकी अपनी समस्याओं का भी ध्यान रखा जाएगा, और बाकी सब जगह बिल्कुल आपत्ति ये दर्ज कराएं, प्रशासन सुनेगा, चुनाव आयोग सुनेगा, और आरोप ये लगाएं, उसका जवाब भाजपा का प्रदेश नेतृत्व जरूर देगा। अब ये ट्वीट का खेल है, खेलते रहो। वास्तविकता यह है कि जनता इनके साथ नहीं है, जनता इनके कामों से संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए तो ये 400 से 40 पर आ गए, फिर भी मानने को तैयार नहीं। सीबी यादव साहब, सुना आपने? हाँ, मैं 2-3 चीजें तो बहुत क्लियरली जो बताई वो उन पे आता हूँ। पहली चीज तो यह है कि हमारी कुछ जगह इन्हें आपत्ति लगती थी, तो कुछ जगह आपत्ति लगती थी, वो तो समीक्षा हो सकती है कि 4 जगह 5 जगह। पहले इनके पास डेटा क्या है, इनके पास कोई कंप्लेन आई हो, कोई कंप्लेन मांगी हो, कोई प्रोसीजर हो। केवल मनगढ़ंत आरोपों का तो कोई आधार नहीं होता ना कि मैंने एक परिकल्पना कर दी कि ऐसा है, कोई तथ्य हो तो बताया जाए। 2 चीजें मैं बहुत क्लियरली आपके सामने रख रहा हूं योगेंद्र जी, और आज भी एक पत्रकारिता के तौर पे देखिए, जब नए जिलों का हमने गठन किया तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आरोप था कि इससे बहुत बड़ा प्रशासनिक और आर्थिक खर्चा आएगा। ये सबसे बड़ा आरोप था, और इससे प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न होगी। अभी जो इन्होंने नियम चेंज किए उसमें जो 4000 से 6500 की सीमा थी उसको घटा करके 3000 की सीमा कर दी। मतलब अगर इस आंकड़े से, और 30% जो है फ्लेक्सिबिलिटी ले ली, मतलब 3000 में भी ये क्या कर सकते हैं कि 2000 वाली को भी 3000 दिखा सकते हैं, और जो 6500 वाली है उसको भी आप 5000 या 5500 या 7000 8000 वाली को भी 5500 दिखा सकते हैं। मतलब ये गैप ये हो गया कि 2000 से 8000 का डिफरेंस ये ग्राम पंचायत के गठन में कर देंगे। और जो दूसरा उन्होंने कहा कि 40 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति का था, उसको 25 पंचायत कर दिया। अगर मैं केवल इसी आंकड़े को लेता हूं तो कम से कम राजस्थान के भीतर 1000 से ज्यादा, मतलब लगभग 1500 से ज्यादा नई ग्राम पंचायतें बनेगी, और लगभग आप देखिए 100 से ज्यादा पंचायत समितियां बनेगी। अब एक ग्राम पंचायत और 100 पंचायत समिति में आप एक ग्राम पंचायत में एवरेज 2 करोड़ रुपए मान लो, और एक पंचायत समिति में आप एवरेज 5 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मानोगे ही। अगर इस हिसाब से देखें तो ये कोई कम बड़ा खर्चा नहीं है, ये 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। आप उधर तो नए जिलों के गठन के संदर्भ में आपका यह तर्क था, इधर आपका तर्क कहां चला जाता? ये सेम बात यहां भी उभरती है। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं, हो संख्या का खेल रहा है। जैसे क्या होता है कि जो पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरीय निकायों में संख्या बल मायने रखता है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, जो कांग्रेस का वोट बैंक जैसे लगता है कि ये कांग्रेस का क्षेत्र है या कांग्रेस का मतदाता है, वहां तो उनकी संख्या 8000 से 10000 कर देंगे, और जहां बीजेपी का लगता है वहां 8 या 10000 को छोड़ घटा करके 4 टुकड़े कर देंगे। तो वहां उसी के भीतर 5 प्रत्याशी जीत के आ जाएंगे, जहां कांग्रेस का 1 होगा, तो 1 की जगह 5 का जो नंबर है, इस तरह से संख्या बढ़ा करके केवल और केवल ये जो बुरी तरह से लग रहा है कि जमीन पे हम कमजोर हो गए, इस तरह की चाल से ये पंचायती राज और नगरीय निकायों में चुनाव जीतने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं जनता इस बात को समझ रही है, आप कितना भी कर लीजिए, कांग्रेस जमीन पे लड़ाई लड़ेगी। और जानू जी, हम तब भी आपको धूल चटाएंगे इस बाबत। जी जानू जी, सीबी यादव जी को थोड़ा सा शिष्टाचार रखना पड़ेगा, धूल कोई किसी को नहीं चटाता है। जनादेश का सम्मान आप भी करिए, हम भी करेंगे। जनादेश तो है ही कहां जानू जी? 2.5 लाख से जनादेश लाइए ना, बराबर कीजिए ना, इक्वल। राजस्थान 8000 से 2000 का जनादेश तो है ही कहां? और इसको जनादेश 40,000 ये संख्या को जनादेश तो नहीं करते। विधानसभाएं भी है। ये देश के जनादेश ऐसे कानून नहीं को होता अपने तरीके से व्याख्या ना करें। और जनादेश राजस्थान में हमारे पास 115 विधायक हैं, आपके पास 70-71 विधायक हैं, इसे आप जनादेश नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? मैं जानू जी, आप बताइए। आपके पास तो स्पष्ट जनादेश नहीं था, 99 थे, 1 कहीं से लाए, 6 कहीं से लाए, पार्टियों को मर्ज कर गए, निगल गए मायावती को, और फिर भी आप जनादेश मान रहे थे। हम तो उसका भी सम्मान कर रहे थे, और आप स्पष्ट जनादेश को भी
जनादेश नहीं मान रहे, ये कांग्रेस ही कर सकती है, बोल सकती है। अच्छा, मुझे लगता है आप जनादेश, मैं सोच रहा था कि अगले लोकल बॉडीज में जनादेश की बात कर रहे हो। लोकल बॉडीज में तो जनादेश में उपचुनाव का जनादेश आया ना। चलिए, और दूसरा जनादेश आपका विधानसभा का जनादेश पे आ जाते हैं। जानू जी, आपका विधानसभा के जनादेश में आपने बताया था कि इस तरह से पर्ची से एक मुख्यमंत्री ला देंगे जो इस बिल्कुल अनुभव भी नहीं होगा, आप उसको थोप देंगे। चलो खैर, इस नाम पे आए थे क्या? आपका जनादेश लूटा गया, झूठ बोल के जनादेश दिया गया है। इस लोकतंत्र को लूटा गया आपसे। मैं तो उस जनादेश की बात कर रहा था, लोकल बॉडीज के। पंचायत पुनर्गठन पे लौटे, क्योंकि मुद्दा हाँ, मैं वही आ रहा था, मैं तो उसी जन पंचायत। देखो सीधा सीधा है, राजस्थान में कांग्रेस ने अपने आप को सिद्ध करने के लिए 3 महानगर पालिकाओं में 2-2 नगर निगम बनाए थे। हम वापस 1 करेंगे, जैसे दिल्ली में 3 बनाए थे, हमने वापस 1 किया। ये बांटने में विश्वास रखते हैं, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। हम पूरे हेडक्वार्टर को जोड़कर चलेंगे, कोटा हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, ये तो विखंडित करके अपने अपने लोगों को संतुष्ट करते हैं। अतीत का उदाहरण बता देता हूं, ये बात सही है। में पेट्रोलियम मंत्रालय एक है, मैं समर्थन लेकिन करता उसके हूं अधीन बात का। काम करने वाली कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, कांग्रेस के नेताओं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में संतुष्ट करने के लिए बनाया गया खेल था। अब नहीं साहब, चलेगा। इसको बंद कर रहे हो, आप बंद कर रहे हो। भारत पेट्रोलियम की 3 निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से सरकार इसकी समीक्षा करेगी, लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इन कंपनियों ने अपना काम किया हुआ है, उसके मर्जर की प्लानिंग पर काम होगा। नहीं, मैं एक चीज, इस बात का तो मैं समर्थन करूंगा योगेंद्र जी की, सच में ही ये जो है ना, ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में इनका कोई विश्वास नहीं है। इनकी पार्टी का इतिहास से भी देखें तो ये केंद्रीकरण और निरंकुशता पर आधारित इनकी विचारधारा रही है। जहां ये बांटने में, मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण में इनका कोई बिलीव नहीं है। जिस समय संविधान में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा था, तब भी ये उसके खिलाफ खड़े थे, संविधान की प्रतियां जला रहे थे। जब हम 33वां 34वां संविधान संशोधन लागू कर रहे थे, तब भी ये खिलाफ थे। जब हम पंचायती राज लागू कर रहे थे, तब भी ये खिलाफ थे। ये बात बिल्कुल सही है हम तो कि आप सत्ता को बांटने में विश्वास नहीं करते हो। आपका स्वराज में विश्वास नहीं है। समीक्षा से रोकने के लिए संशोधन लाए। आप देखिए, हम आपके जो गलत काम होंगे उनकी खिलाफत नहीं, करेंगे, सत्ता और जो सही बात होगी उसमें साथ खड़े जानू जी, होंगे। आप मानते हमने हो, इंदिरा जी को मानते हो। दुर्गा भी माना है, और हमने मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा भी बोला है। नहीं, आप- निश्चित रूप से आप देखिए। जहां आप गलत होंगे हम देखिए जानू जी, ऐसे नहीं है। आप देखिए, आप केंद्र में भी आप देखोगे ना, तो पूरी की पूरी सत्ता 2-2.5 आदमियों की है, जहां आधा आदमी कॉर्पोरेट है, 2 आदमी ये है। और अगर आप मुख्यमंत्रियों की स्थिति देखोगे तो शायद इतनी कमजोर मुख्यमंत्रियों की स्थिति कभी नहीं रही होगी, क्योंकि यह बात बिल्कुल सच है कि आपका सत्ता के बंटवारे में, सत्ता के विकेंद्रीकरण में, इस देश के स्वराज लाने में, यह आपका कभी सपना ही नहीं था। गांधी को मारा ही इसलिए था क्योंकि वो स्वराज के पक्षधर थे। संविधान का विरोध इसलिए किया था क्योंकि वो स्वराज के पक्षधर थे। हम स्वराज के पक्ष में हैं। जिम्मेदारी तो हम स्वराज के लिए कर पाए आप लोग। नहीं, हम पंचायतों पे नहीं आ रहे हैं, हम कहीं के कहीं जा रहे हैं। देखिए, अभी भी स्थिति जो बनी हुई है, कोई किसी को खुश करने के लिए, कोई किसी को खुश करने के लिए, मैं लगातार देख रहा हूं कि कुछ लोग नगर पालिकाओं से पंचायत में जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग पंचायत से ही कह रहे हैं कि आप हमारे को नगर पालिका में अभी मत डालिए। पहले विरोध था, आज भी विरोध कर रहे हैं। तो वास्तव में वहां की पब्लिक अगर कह रही है तो इससे यही लगेगा, चाहे पहले की सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, पब्लिक की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, और इससे ये लगता है कि अपना एजेंडा थोपा जाता है पब्लिक पर। मैं दोनों से ही पूछना चाहूंगा, एक चीज इस पर- बना तो आप पब्लिक के लिए रहे हो। योगेंद्र जी, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जयपुर नगर निगम जब बनी थी तब कितना क्षेत्र था, और बाद में क्या जनता से पूछकर क्षेत्र का विस्तार हुआ? ये तो सरकारी काम है, और जब शहरों का विकास होगा तो ग्रामीण क्षेत्र उसमें समाहित होगा। ये सतत प्रक्रिया है, कभी कांग्रेस करती है, कभी भाजपा करती है, और कभी कोई तीसरा दल सत्ता में आएगा तो वो भी करेगा। उम्मीद है उसकी भी। देखो, राजनीति में संभावनाओं का खेल है, सब कुछ संभावित रहता है, और आप तो इन दिनों देख ही रहे हैं कि ये सारे विषयों पर जिस प्रकार कांग्रेस का अंतर्विरोध है। चले, मैं सीबी साहब आपसे भी एक चलते बिल्कुल, मैं इस पॉइंट को पहले मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें होती है, उसमें ग्राम सभा के पास पावर होते हैं, वो नगरीय इकाइयों के पास में, जनता के पास वो पावर नहीं रहते हैं। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ की शक्ति को छीना जा रहा है। ये कह रहे हैं हम आपका विकास करेंगे। जानू जी, सबसे बड़ा विकास ये है कि लोगों के हाथ में शक्ति हो, यही सबसे बड़ा विकास होता है। दूसरी चीज ये है, ये कह रहे हैं कि हमने प्रशासक लगा दिए। पहली बात तो यह है, क्या संविधान के किसी अनुच्छेद में या कानून में कार्यकाल बढ़ाने का या चुनाव नहीं करवाने का कोई प्रावधान हो तो बता दो। आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, और आप कह रहे हो हम पंचायतों में तो प्रशासक लगा रहे हैं, तो फिर वहां क्यों नहीं लगाया? वहां आपने नगर पालिकाओं के अंदर तो आपने एसडीएम को प्रशासक बना दिया। तो आप लोकल बॉडीज में दोहरा रवैया अपना, आपका कोई तार्किक आधार तो
दीजिए, ये भी कोई तार्किक आधार नहीं है। बहुत क्लियरली है जानू जी, आप सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास ही नहीं करते। आपके जहां जहां राज्य सरकारों की सरकारें रही है, आपने इनको तहस नहस करने का काम किया था। वसुंधरा राजे जी ने शिक्षा का नियम करके प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ये पॉलिटिकल एजेंडा तो चलता रहेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? दुआई ये दी जाएगी कि जनता की सहूलियत के लिए और डेवलपमेंट के लिए सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, आधार तो यही होना चाहिए और शायद पॉलिटिकल पार्टियां सोचती भी यही है, लेकिन क्योंकि वोट बैंक भी है और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से शुरू भी हो चुके हैं, क्योंकि अब 6 महीने बाद जब इस तरह से निकायों के चुनाव, और क्योंकि राजस्थान सरकार तो ये भी लेके चल रही है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, और ये फॉर्मूला अब इम्प्लीमेंट होता भी नजर आएगा, क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है, हालांकि इसमें जो बीच में दिक्कत आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जब होंगे तो उनका पुनर्गठन और ये प्रक्रिया विधानसभा वार जब होगी और यहाँ से निकाय और यहाँ ग्राम पंचायतें दोनों अलग अलग हो जाएगी, तो काफ़ी एक्सरसाइज जो हो चुकी है या फिर भविष्य में फिर होगी, तो जनता तो सफर करेगी, लेकिन काम वही जनता चाहती है कि चाहे पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, या फिर उसके ऊपर वाला पंचायती राज की कोई संस्था, या फिर नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर परिषद हो, जनता का प्रतिनिधित्व उसे मिलना चाहिए। और प्रतिनिधित्व ऐसा भी नहीं हो कि वहां डेवलपमेंट ही नहीं हो। कुछ वार्ड ऐसे हैं जयपुर के, आज भी वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए, जो आमेर के विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव हैं जो बीच में सीमांकन करने के बाद आ गए थे, वहां स्थिति ऐसी है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सब चीज़ों को देखती है, लेकिन पुनर्गठन और सीमांकन है, सरकार का हक है, और सरकार, क्योंकि पिछली सरकार में भी जो हुआ था वो फिर से हो रहा है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मर्ज किया जाए चाहे नया पुनर्गठन किया जाए, इसके साथ साथ एक गवर्नमेंट कोई भी हो, उसके लिए ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, इसमें बहुत बड़ी जनता पिसती है। जनता जल योजना अशोक गहलोत साहब के टाइम पे थी, पंचायतों के लिए, उसे शहरी क्षेत्र में भी जोड़ दिया गया, शहरी क्षेत्र यानी कि नगर पालिकाओं में, क्योंकि पंचायत से नगर पालिका में प्रमोट हुई, वो योजना कंटिन्यू हुई। अब उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि पंचायत वाले तो कहते हैं कि आप नगर पालिका क्षेत्र में चले गए, नगर पालिका वाले कह रहे हैं कि पंचायतों से हमने हैंड ओवर नहीं लिया। 1.5 साल इस सरकार को हो गया, 1.5 साल उस सरकार के वक्त हो गया था। विधानसभा के अंदर 16 भाजपा के विधायक और 6 कांग्रेस के विधायकों ने अपनी आवाज इस मैटर को लेकर के बुलंद की, क्योंकि जो लोग एक सेकंड सर, जानू साहब, उसमें दोनों ही पार्टियों के विधायक, हो क्या रहा है कि वहां 3,000-4,000 रुपए में कोई पंप ड्राइवर रख दिया, उसके बेचारे के पैसे डूब गए, बिजली का बिल जमा कौन कराएगा, ट्रांसफार्मर उतर गए। ये दोनों ही पार्टियों के विधायकों को बड़ा सफर करना पड़ा, क्योंकि पानी के सोर्स है नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी पुनर्गठन हो, चाहे नया सीमांकन करे, कुछ भी करे, लेकिन इसका ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनका भुगतान कैसे हो। 3-3 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पेचीदगी है, और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फेलियर है ये, कि जो सिस्टम में तो जोड़ दिया आपने, पैसा कौन देगा इसका पता ही नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।